कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन। गति के समीकरण तो हमारे तीन यही होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस एक बटे दो टी का स्क्वायर एंड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। लेकिन ये गति के समीकरण हमें किस विधि में सिद्ध करने हैं? ये करने हैं कलन विधि से। कलन विधि में दोनों का ही उपयोग होता है, समाकलन का भी और अवकलन का भी। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वी यू ए टी एस यू वी है क्या। तो u होता है प्रारंभिक वेग, v होता है अंतिम वेग, s होता है दूरी या विस्थापन, t होता है समय एंड v होता है वेग। अगर हम बात करें वेग की, तो वेग दो तरह के होते हैं, प्रारंभिक और अंतिम। तो वेग के लिए सिर्फ दो ही कंडीशन आ सकती है, प्रारंभिक और अंतिम। ये हो गया प्रारंभिक वेग और ये हो गया हमारा अंतिम वेग। अब बात आती है समय की। समय की हमारी दो ही कंडीशन हो सकती है, समय को प्रदर्शित करते हैं टी से। समय या तो हमारा जीरो हो सकता है या फिर हाईएस्ट क्या हो सकता है? टी हो सकता है, प्रारंभिक और अंतिम। और बात करें अगर हम विस्थापन एस की, दूरी या विस्थापन एस, तो ये भी हमारा दो ही हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या फिर एस हो सकता है। विस्थापन को s की जगह हम कहीं कहीं x भी लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे s लेके चल रहे हैं, जो आपको जल्दी समझ में आएगा। अब कलन विधि से करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जिस चीज का उपयोग होने वाला है, इसमें उपयोग होगा समाकलन का। अब समाकलन किस तरीके से होने वाला है? अगर कहीं भी आपको समाकलन का निशान दिखाई दे और d के साथ में कुछ भी लिखा हुआ दिखाई दे, जैसे d के साथ में लिखा हुआ है x, तो dx का समाकलन आ जाएगा x। अगर उसकी घात लिखी हुई है समथिंग, कुछ भी घात ले लो, घात ले ली हमने एक, तो यहाँ पर जितनी घात लिखी हुई है, यहाँ पे x की घात लिखी हुई है एक, तो जितनी भी घात लिखी हुई है उस घात में एक जुड़ जाएगा। एक में एक जोड़ा कितने हो गए? दो। जितना ऊपर उतना ही नीचे। अब अगर लिमिट है नहीं, अब लिखा हुआ है समाकलन dx, तो हमने लिख दिया समाकलन dx का समाकलन कितना आने वाला है x। अगर लिमिट दे रखी है कुछ a से b, लिमिट का मतलब है कि उस चीज को हमने सीमित कर दिया है कि ये कहां से लेकर कहां तक होने वाला है। तो dx के साथ में a और b और लिखा हुआ है, तो dx का समाकलन तो x आ जाएगा। लिमिट कितनी है? a से b, तब लगा देंगे a से b। समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं? x के। तो पहले ऊपर वाला मान आ जाएगा, फिर नीचे वाला मान आ जाएगा और बीच में आ जाएगा माइनस। तो x की जगह पहले b लिखा, फिर x की जगह a लिखा और बीच में आ गया माइनस। ये अब हम स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये चीज समझ में आ गई है आपको, तो इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। गति के समीकरण करने में और फिर कुछ भी नहीं है। पहला समीकरण लिखा हुआ v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे त्वरण आ रहा है, त्वरण के अंदर बाकी के सभी चीज आते हैं, तो त्वरण से ही शुरुआत करते हैं। इनके फॉर्मूले भी लिख लेते हैं। तो फॉर्मूले के लिए a बराबर होता है वेग बटे समय। अगर छोटे की बात करें तात्क्षणिक की, तो वहां पे d और लग जाता है, dv बटे dt। और वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन के लिए अगर हम s लगा रहे हैं, s बटे t, तो ऊपर आ जाएगा d s अपॉन dt। अब स्टार्ट करते हैं। गति के समीकरण हमें पहला वाला सिद्ध करना है, तो प्रथम समीकरण की शुरुआत करते हैं किससे? त्वरण से। त्वरण a बराबर क्या लिखा हुआ है? dv बटे dt। इसी से ही शुरुआत करनी है, तो लिखा त्वरण a बराबर dv बटे dt। यहाँ dt किस में है? dt भाग में है, भाग से दफर किस में आ जाएगा? गुणा में। dt को भाग से गुणा में लेंगे, ये हो गया a dt बराबर dv। जब भी दोनों तरफ d दिखाई देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन के लिए यहाँ पे क्या था? d था, तभी समाकलन किया। इसे घुमा के लिख सकते हैं, घुमा के लिख दिया। इधर आ गया dv, इधर आ गया a dt। जब भी दोनों तरफ d दिखाई दे, बस इतना याद रखना है हमें क्या करना है? समाकलन। लिख दिया। समाकलन करने पर जब इसका समाकलन किया, समाकलन का निशान लगाया, जो लिखा हुआ था सेम टू सेम लिख दिया। यहाँ t के साथ में क्या लिखा हुआ है? t। इसका मतलब है कि समाकलन किसका होगा? सिर्फ t का होगा। a हमारे लिए फालतू है, इसे समाकलन से बाहर कर देंगे। यहाँ dt लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ भी क्या लिख दिया? dt, dv एंड dt। अब यहाँ पर t के बाद में वेग लिखा हुआ है, तो वेग की क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? वेग या तो प्रारंभिक हो सकता है या अंतिम हो सकता है। तो पहले कम वाला होगा, कम भी तो हम ज्यादा पे जाएंगे, तो कम वाला वेग हो गया u, बाद वाला वेग हो गया v। तो वेग हो गया u से v।
अब यहाँ डी के साथ में क्या लिखा हुआ है, टी, तो समय की भी दो ही कंडीशन हो सकती है ना, जीरो हो सकता है या फिर कुछ समय हो सकता है टी। जितने भी समय की बात करें तो जीरो का समय कितना हो गया, टी। अब इसको देखेंगे दूसरा तरीका क्या है, जीरो समय पे वेग कितना था, u, और जब कुछ समय हम चल लिए तब t समय बाद उसका वेग कितना हो गया, v। जैसे यहाँ dx था तो dx का समाकलन कितना आया, x, ऐसे ही यहाँ dv लिखा हुआ है तो dv का समाकलन कितना आ जाएगा, v। लिमिट कहां से कहां तक है, u से v, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, तो लिमिट लिख दी हमने u से v। यहाँ a लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम लिख दिया। dt का समाकलन कितना होता है, t। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट आ गई 0 से t। अब सॉल्व करने का तरीका, जैसे a से b था तो पहले ऊपर वाला मान फिर नीचे वाला मान और बीच में माइनस, तो यहाँ भी यही करना है, पहले ऊपर वाला मान रखना है b की जगह, फिर नीचे वाला मान रखना है और बीच में माइनस। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि मान रखना किसकी जगह है, मान रखते हैं उसकी जगह जिसके सापेक्ष क्या करते हैं, समाकलन। समाकलन v के सापेक्ष क्या है तो v की जगह ही मान रखा जाएगा। v की जगह v रखा, v की जगह u रखा और बीच में माइनस। ऐसे यहाँ a लिखा हुआ है तो a लिख दिया सेम टू सेम, फिर t की जगह t लिखा, t की जगह 0 लिखा और बीच में माइनस। अब तो आसान है, v माइनस u बराबर t में फिर 0 के कितने बचे, t, यहाँ a है ही साइड में, u माइनस में इधर साइड किस में गया, प्लस में, तो v बराबर आ गया u प्लस at। ये आ गया गति का पहला समीकरण का निगमन। अब करते हैं द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण दिखाई दे रहा है हमें s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। पहले समीकरण की शुरुआत हुई थी त्वरण से, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। द्वितीय समीकरण की शुरुआत होगी वेग से, तो करते हैं, वेग v बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना लिखा हुआ है, ds, s की जगह पे हम x भी ले सकते हैं, ds बटे dt। यहाँ dt भाग में है, इधर साइड किस में आ गया, गुणा में, लेकिन उससे पहले गति का समीकरण सिद्ध करना है हमें, s बराबर ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। क्या इस समीकरण में v है कहीं भी, लेकिन शुरुआत तो हमें v से ही करनी है, लेकिन हम जानते हैं पहले समीकरण से v बराबर क्या लिखा हुआ है, v बराबर लिखा हुआ है u प्लस at, तो यहाँ पे v की जगह हम कितना लिख सकते हैं, u प्लस at। चूंकि v बराबर होता है u प्लस at, अतः v की जगह लिखा u प्लस at, यहाँ जो लिखा हुआ था सेम टू सेम लिख दिया, ds बटे dt। dt भाग में है, इधर साइड किस में आ गया, गुणा में, तो dt की गुणा u में करी तो ये हो गया udt प्लस at लिखा हुआ है ही यहाँ, dt की at में गुणा होगी तो ये हो गया at dt। ds जैसा वैसा का वैसा ही आ गया, u में dt की गुणा udt, at ऐसा ही dt की गुणा होगी तो adt बराबर ds। इसे भी घुमा कर लिख सकते हैं क्योंकि s लेफ्ट साइड में आ रहा है, यहाँ पर राइट साइड में लिखा हुआ है, अगर आप ना घुमाना चाहें तो मत घुमाएं, बाद में घूम जाएगा। तो इधर साइड ही लिख लिया पहले, ds बराबर इधर का इधर और इधर का इधर, u dt प्लस at dt। गति का समीकरण की आधा पार्ट हो चुका है, क्या इधर साइड आपको d दिखाई दे रहा है और इधर साइड d दिखाई दे रहा है, जब भी दोनों तरफ d दिखाई दे तुरंत उसे क्या करना है, समाकलन। समाकलन करने पर, समाकलन कर किसके सापेक्ष रहे हैं, t के सापेक्ष। समाकलन करने पर जो जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा का वैसा ही लिख दिया है, u dt प्लस at dt। समाकलन होता किसका है, समाकलन होता है t का, यहाँ पे समाकलन का निशान लगा दिया, यहाँ पे t के बाद s था, यहाँ t के बाद क्या लिखा हुआ है, t, तो u हमारे लिए हो गया फालतू, उसे कर दो समाकलन के बाहर। यहाँ t के बाद लिखा हुआ है t, तो जितने भी t हैं वो रहेंगे समाकलन के अंदर और t को छोड़ के सब समाकलन के बाहर। अब लिमिट रखी जाएंगी, s है, विस्थापन 0 हो सकता है या s हो सकता है, तो 0 से s। समय या तो 0 हो सकता है या t हो सकता है, तो समय 0 से t, यहाँ भी t के बाद में t ही लिखा हुआ है, या तो 0 हो सकता है या फिर t हो सकता है। समाकलन करने का तरीका वही, d के साथ में x है तो समाकलन हो जाएगा x, फिर ऊपर वाला मान और नीचे वाला मान और बीच में माइनस, तो ds का समाकलन कितना आ गया, s, पहले ऊपर वाला मान रखेंगे फिर नीचे वाला, तो ds का समाकलन आ गया x, 0 से s, u, यहाँ t के बाद भी क्या लिखा हुआ है, t, तो dt का समाकलन कितना आ गया, t, लिमिट आ गई 0 से t प्लस
a लिखा हुआ है तो a, यहाँ t की घात कितनी है? अगर कहीं पे कोई घात नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि t की घात है 1, तो हमने यहाँ लिख दिया। जब यहाँ किसी घात की बात करते थे, फिर यहाँ पे x की घात 1 थी, तो 1 का समाकलन कितना आया? 1 और 1 2, तो समाकलन आ गया x की घात 2/2। जितना अंक यहाँ लिखा हुआ है उसमें 1 जोड़ दो, जितना ऊपर उतना ही नीचे। यहाँ t की घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ा कितना आ गया? 2, जितना ऊपर उतना ही नीचे। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से t, 0 से t। अब लिमिट को सॉल्व करने का तरीका, पहले ऊपर वाला मान, फिर नीचे वाला मान और बीच में माइनस। s की जगह s रखा, s की जगह 0 रखा और बीच में माइनस। u, t की जगह t रखा, फिर t की जगह 0 रखा, बीच में माइनस। पहले ऊपर वाला, फिर नीचे वाला और बीच में माइनस। प्लस a तो लिखा हुआ है ही, पहले रखा ऊपर वाला मान t²/2, फिर रखा नीचे वाला मान 0/2। तब s में से 0 के कितने बचे? ये आ गया हमारा, साइड में लिख लेते हैं। s बराबर, s में से 0 गए, s बराबर u, t में से 0 के कितने बचे? t प्लस t²/2 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे? t²/2, तो ये आ गया at²/2। गतिका द्वितीय समीकरण का निगमन भी हो गया। पहला समीकरण आया, सॉल्व करने पे t बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण आया s बराबर ut प्लस at²/2। अब करते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as। तो तीसरा समीकरण का निगमन, तीसरे समीकरण के निगमन की शुरुआत भी हमें तुरंत से ही करनी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आएगा कि यहाँ a बराबर लिखा हुआ है dv/dt, तो इसमें हमें अपनी तरफ से एक छोटी सी गुणा करनी पड़ेगी ds की। अब s की गुणा ही क्यों कर रहे हैं? क्या इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पे s है? नहीं, लेकिन गति के तीसरे समीकरण में क्या आना है? s आना है। तो वो तभी आ पाएगा जब ऊपर नीचे किसकी गुणा कर देंगे? ds की। ds की गुणा ऊपर भी कर दी और ds की गुणा नीचे भी कर दी। अब ds/s लिखने में तो कोई फायदा होगा नहीं, तो t की जगह s लिख दिया है और s की जगह t लिख दिया है। तो dv/ इधर लिखा है इसे ds गुणा यहाँ dt, t की जगह s लिखा, s की जगह t लिखा। ds ऊपर जैसा वैसे का वैसे लिखा हुआ है, इसे लिख दिया s की जगह। ऊपर जो लिखा हुआ था ऊपर वही लिखा हुआ है यहाँ, बस इस s को इधर लिख दिया और इस t को इधर लिख दिया है। a बराबर dv/ds गुणा s/t। s/t किसके बराबर है? विस्थापन बटे समय। किसके बराबर है? वेग के, क्योंकि विस्थापन परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? वेग के। गुणा वेग, ds भाग में है, ग्रेफाइट किस में चला गया? गुणा में। तो ये आ गया ads बराबर vdv। कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, v की तुलना v में कर देंगे। नहीं, दोनों v अलग है, ये छोटा v है और ये बड़ा v है। बड़े का मतलब बड़ी चीज के लिए आ रहा है और ये छोटे अल्प के लिए आ रहा है। जब भी दोनों तरफ d दिखाई देते हैं तो हमेशा उसको क्या करते हैं? समाकलन। तो समाकलन करने पर तो जो जैसा लिखा हुआ है सबसे पहले तो उसे वैसा ही लिख देते हैं। अब यहाँ भी d, यहाँ भी d के यहाँ पे समाकलन के किसके सापेक्ष हो रहा है? s के, क्योंकि d के बाद क्या लिखा हुआ है? s, तो a फालतू बाहर। यहाँ d के बाद लिखा हुआ है v, तो समाकलन के अंदर v आ गया। ds का समाकलन कितना आने वाला है? s। कैसे? ds का समाकलन कितना है? x। लिमिट कहां से कहां तक आएगी? ds विस्थापन की लिमिट होती है 0 से s, तो लगा दी विस्थापन की लिमिट 0 से s। अब वेग कहां से कहां तक हो सकता है? वेग या तो u हो सकता है, v हो सकता है, कम से ज्यादा। तो पहले u से कितना हो गया? v बराबर, यहाँ v की घात कुछ दिखाई दे रही है? नहीं, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तब उसकी घात होती है 1। जैसे x की घात 1 का समाकलन है, x की घात 2/2। जितना अंक लिखा हुआ है उसमें एक जुड़ जाएगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो 1 में एक जुड़ा कितना आ गया? 2, जितना ऊपर उतना ही नीचे। लिमिट कहां से कहां तक है? u से v।
अब सॉल्व करने का तरीका तो हमें पता ही है, पहले ऊपर वाला मान फिर नीचे वाला मान और बीच में माइनस। तो इसे करते हैं इधर साइड। तो यहाँ लिखा हुआ है a, तो a की जगह a लिखा, पहले ऊपर वाला मान फिर नीचे वाला मान। तो s की जगह s लिखा, s की जगह 0 लिखा, बीच में माइनस, बराबर यहाँ लिखा हुआ है v स्क्वायर बटे 2। तो पहले v की जगह ऊपर वाला मान फिर v की जगह नीचे वाला मान। v की जगह v रखा v स्क्वायर बटे 2, फिर v की जगह u रखा u स्क्वायर बटे 2 और बीच में माइनस a। s में फिर 0 के कितना आ गया s, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 2, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दो भाग में, दरफाट किस में गया गुणा में। 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, माइनस का है u स्क्वायर, इधर काट आ गया प्लस में, u स्क्वायर प्लस 2as बराबर v का स्क्वायर। गति का तृतीय समीकरण सिद्ध हो गया। इसे घुमा के लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आ गया हमारा गति का तीसरा समीकरण का निगमन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।